तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था और कमेंट भी आ रहा था कि भाई 27 फरवरी को गणित का पेपर है, हम कैसे उसमें पास होंगे। भाई पास होना नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होगे। केवल फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास अनसॉल्व है, इसमें का फ्रेंड्स केवल आपको 7 सेट को सॉल्व कर लेना है। 2025 के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सेट 6 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 5 सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। एक तरफ से आप वीडियो को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो स्टूडेंट 5 सेट सॉल्व कर चुके हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मतलब डिजिट चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन यहाँ पर सेम इसी टाइप से पूछा गया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को देखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड आ ब विकल्पीय प्रश्न है, तो इसे आपको 20 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में फिल करना होता है। उसके बाद और जो क्वेश्चन होंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले, उनको फ्रेंड्स आपको कॉपी में लिखना होता है। तो इसमें फ्रेंड्स इसको बिना सॉल्व किए तो आप ओएमआर शीट में फिल नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल से समझेंगे और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब इसी एक वीडियो में हम ये सेट 6 को कंप्लीट कर देंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 70 नंबर यहाँ पर ये जो सेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है एचसीएफ 99 और 153 का एचसीएफ दिया है 9, तो कह रहा है एलसीएम 99 और 153 का क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है कि जो संख्या दिया गया है 99 और 153, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, और जो एचसीएफ दिया गया है उसे आप 9 यहाँ पर लिख लीजिए। तो इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 11 बार में जाएगा। 11 तीन 33 का 3, 11 पचे 55, 3 58 का 8 हाथ से लाया 5, 11 कम 11 5 16, 1683। 1683 इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है ना? तो ए यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स 2/5 हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया? नीली गेंद लाना है तो उसको ऊपर लिखिए और कुल गेंद 3 2 5 उसको बट्टे में लिख दीजिए। बस यही है। अगर लाल गेंद पूछता तो 3 को ऊपर लिखते, बट्टे में 5 लिख देते। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, उतना ही आपको टाइम देना है। नीली गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता तो देखिए फ्रेंड्स, नीली गेंद कितना है? आप कहेंगे 2 है, तो 2 को ऊपर लिखिए। टोटल गेंद कितने हैं? 2 3 5। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माध्यक वर्ग आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इतना दिया गया है। माध्यक वर्ग बताने के लिए आपको संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लेना है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 1 है तो 1 लिखिए। 1 5 6 हो जाएगा। 8 6 14, 14 6 20, 20 3 23। तो ये 23 है ना? 23 यहाँ पर ये यन होता है। ठीक है ना? n 23 है, तो n/2 अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.5। इतना ही होगा। तो यहाँ पर इससे बड़ी संख्या क्या है? ये है। तो इसी के सामने आइए, यहाँ पर ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 8 से 12। ठीक है ना? तो ये आपका माध्यक वर्ग है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुलक वर्ग बताना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर बारंबारता में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 23 है। बस 23 के सामने यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल 20 से 30 ही, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता होगी। तो फ्रेंड्स एक सिक्के पर हेड और टेल होता है, चित और पट होता है। ठीक है ना? तो 2 होते हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर बटे में लिखेंगे और यहाँ पर शीर्ष मतलब हेड। हेड कितना है? 1 ही होता है, तो 1/2, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
हेड आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या हो जाएगा, हेड टेल होता है तो कितना हुआ 2, तो यहाँ पर हेड आना चाहिए, हेड कितना 1 होता है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पर। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन होंगे। तो यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड कर कर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 144, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 की पावर कितना है 4 है, इंटू 3 की पावर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर में 4 और 3 की पावर में 2, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। हमें एचसीएफ बताना है 54 और 336 का। तो 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 54 और 336 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर 336 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2। आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उसी टाइप से। तो यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर 2 है तो इसको नोट कर लीजिए। 3 यहाँ पर कितनी बार है 3 बार, यहाँ पर कितनी बार 1 बार, तो 1 बार मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ पर 3 को नोट कर लीजिए। 7 इसमें, इसमें नहीं नोट करेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ यहाँ पर हमारा कितना आया है, एचसीएफ यहाँ पर 6 आया है, तो मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे इसमें दिया गया है, कह रहा है 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी हमें बताना है। जब भी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है इक्वल टू, यहाँ पर 3 और 4 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 प्लस 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया था। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ इसको समझने में, इसको हम मूल बिंदु समझ लिए थे। ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो हमें वाई वाले को बताना होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछता कि वाई अक्ष से दूरी, तो ये आपका 3, मतलब ये वाला सही हो जाता सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। मूल यहाँ पर बताने के लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह रहा है इसके मूल हैं, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर, तो ये बी होता है। ठीक है ना, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 है, तो ए का मान कितना हो गया 3। ऐसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पर कितना है 3, सी यहाँ पर कितना है 3 है, ये हो गया इक्वल टू 5 पचम 25 माइनस 4 3 12 3 36, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 माइनस में आया है, मतलब कि माइनस में आने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये प्लस में आता तो यहाँ पर हम लिख सकते थे वास्तविक तथा भिन्न, और यहाँ पर फ्रेंड्स वास्तविक नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसी टाइप से यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया होता, निगेटिव में आया है, यहाँ पर वास्तविक नहीं, अगर होता काल्पनिक तो यहाँ पर हम काल्पनिक में भी टिक लगाते। ठीक है ना, चाहे वास्तविक नहीं का मतलब यहाँ पर काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
एक्स माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस एक माइनस, तो इसको हटा दीजिए, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2x इक्वल टू 4, यहाँ से ये गया 2, तो x बराबर कितना आ गया है, 2 आया है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो x बराबर 0 है, x बराबर माइनस 2 है, x बराबर 2 इसी में आपको दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। देखिए दोनों में दिख रहा है, तो इसीलिए हमें इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। y की भी मान यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम समीकरण में रखते हैं, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि y बराबर 0 और x बराबर 2 जिस ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन में आप टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यहाँ पर देखिए 6 2 8 5 3 8 7 1 8, और यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कह रहा है कि अंतर 2 होना चाहिए, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, मतलब कि यहाँ पर योग 8 आना चाहिए और अंतर कितना 2, तो यहाँ पर 5 3 8 हो गया, और अंतर देखिए मतलब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, 5, 3। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। एक समांतर श्रेणी मतलब एपी दिया गया है, एपी क्या है इसमें, तो इसमें देखिए 12 नंबर में 10, 7, 4 ये है, हमें 20वां पद बताना है, मतलब कि A20 बताना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, ए कितना है 10 है, डी सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए, तो 7 - 10 इक्वल टू -3, ये हो गया। तो 20वां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, a + 19d, ठीक है ना। 20 है तो यहाँ 19 हो जाता है, अगर 8वां पद ज्ञात करना हो तो यहाँ 7 हो जाता है, ठीक है ना। इक्वल टू a कितना है 10 है प्लस -3 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 10 19 3 57 -57 इक्वल टू -47, ठीक है ना। तो -47 किस में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए आगे के क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऐसे है और यहाँ पर ये त्रिज्या है और यहाँ से बाहर एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इस बिंदु से केंद्र तक की दूरी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज बना है, 90 के सामने ये 13 है, तो ये क्या है, कर्ण है, ठीक है ना, ये कर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं आप, जैसे आप सॉल्व करना चाहें उसी टाइप से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 144 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। ए भी कितना आया हमारे पास, 12 आया है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 14 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर में कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए फ्रेंड्स जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। घनाभ में LBH होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई फ्रेंड्स दोगुना हो जाता है। 7 दिया गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ब्रीथ मतलब हाइट मतलब दोनों चौड़ाई और ऊंचाई ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, केवल आपको यल को चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 नंबर में L बराबर 2 × 7 इक्वल टू 14 cm, B इक्वल टू 7 cm,
H इक्वल टू 7 cm। अब यहाँ पर लिखेंगे घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए एल बी, एल और बी को गुणा करिए 14 × 7 प्लस बी एच मतलब कि 7 × 7 प्लस एच एल मतलब कि 7 × 14, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 14 × 7 = 98 प्लस 7 × 7 = 49 प्लस 14 × 7 = 98, ये हो गया, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 100, 200 और 200 में 249, 249 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 245, 245 × 2 मतलब कि 490, ठीक है ना। तो 490 आया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 14 में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है cm², ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो 15 नंबर में देखिए इसमें दिया गया है, कह रहा है त्रिज्या कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोणांकित करता है, चाप की लंबाई होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चाप की लंबाई आपको डायरेक्ट ज्ञात करना है। तो आर बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर थीटा दिया गया है 30। तो यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है =θ/360 इंटू 2πr, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इक्वल टू थीटा यहाँ पर कितना है 30 बटे में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। सॉल्व कर लीजिए, आपको चाप की लंबाई मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको 3 से एक बार में, 2 बार में, और यहाँ पर देखिए 7 × 21, 3 × 4 = 12, ये हो गया ना। तो यहाँ पर अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको 11, तो यहाँ पर कितना आया है 11 आया है। तो क्या इसमें ऑप्शन में 11 दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया है 11 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें लिखा है यदि tan थीटा इक्वल टू a/b है तो यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है tan थीटा इक्वल टू a/b, तो यहाँ पर b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर हम नोट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर सही दिखेगा नहीं अभी। तो a/b, और यहाँ पर देखिए b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा b sin थीटा प्लस a cos थीटा। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जब ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसको, इसमें हम साइन थीटा है ना, इसको हम कॉस थीटा से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से भाग कर रहे हैं, सब में करेंगे तो b साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए b साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, b tan थीटा माइनस a, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, b tan थीटा प्लस a हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर वैल्यू दिया गया tan थीटा का मान a/b, तो b इंटू a/b माइनस a अपॉन में b tan थीटा का मान दिया गया है a/b प्लस a, ये समझ में आया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, इक्वल टू a माइनस a कितना होता है 0, a प्लस a कितना होता है 2a, 0 है और यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर मान क्या आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 16 में, तो 16 में फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, मिस्टेक मत करना, बी मतलब कि 0, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम जानते हैं आपके पास टाइम कम है,
इसीलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। कोई इधर-उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इसमें 3 cot A = 4 है तो sec A का मान होगा। तो हमें sec A की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है 3 cot A = 4। तो यहाँ पर sec A का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे cot A = 4/3। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेना है। इसको ए बी सी, ठीक है ना। कॉट इक्वल टू क्या होता है, देखिए आप पढ़े हैं लाल बट्टे में कक्का, ऐसे पढ़े हैं। तो ये tan का होता है, मतलब कि जो भी दिया गया है ये आधार बटे लंब दिया गया है। अब यह आधार बटे लंब है, मतलब कि ये 4 है, ये 3 है। तो फ्रेंड्स ये 3 4 है, तो इसमें कर्ण कितना हो जाता है, 5 होता है। तो सेक की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो सेक ये कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, तो 5/4। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5/4, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि यदि sin 2a इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है sin 2a इक्वल टू √3/2 है तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, sin 2a इक्वल टू √3/2। तो a की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे sin 2a इक्वल टू साइन, ये कितने का मान है 60 का, तो साइन 60 लिखेंगे। एंगल को कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू 60, तो a का मान ज्ञात करना है तो 30। तो a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर 60 भी ऑप्शन में दिया गया है और 30 भी दिया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान, चलिए यहाँ पर इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये cos कितने का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू, ये cos 60 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60 3 थीटा इक्वल टू 60, 3 से ये जाएगा 20 बार में, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो 20 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू रेशियो बी सी, यहाँ पर इसका रेशियो दिया गया है 1:3, तो ए पी और बी पी का अनुपात, ए पी और बी पी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो ए पी और बी पी का अनुपात यहाँ पर आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है ये। तो यहाँ पर नेम दिया गया है ए बी सी पी क्यू, ये है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू समांतर बी सी है, और यहाँ पर दिया गया है पी क्यू बटे में बी सी इक्वल टू 1/3 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 1/3 दिया गया है, ये ए पी अपॉन ए बी भी हम इसको लिख सकते हैं। जब ये अनुपात इस टाइप से दिया गया है तो ए पी अपान ए बी होगा। तो ए पी यहाँ पर कितना है 1 है, कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है ये। और यहाँ पर ए बी ये पूरा कितना है 3 है, तो ये पूरा 3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपसे कह रहा है कि ए पी अपॉन पी बी, तो यहाँ पर पी बी या बी पी दोनों सेम है, तो यहाँ पर बी पी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हमारे पास 1 है और बी पी यहाँ पर कितना है 2 है। तो यहाँ पर ए 1/2, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर जो यहाँ पर फ्रेंड्स पी क्यू अपॉन बी सी दिया गया है, ये रेशियो कुछ इस टाइप से बनता है, ए पी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, और या फिर लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन ए सी, लेकिन इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इससे है। तो यहाँ पर ए पी देखिए 1 है और ए बी कितना है 3 है, तो ये पूरा 3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए पी अपॉन बी पी हमें ज्ञात करना था, जो कि 1/2 है, मतलब कि 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए पी रेशियो
BP इक्वल टू 1:2। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको हमारे सीट में फिल करना था। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खंड व वर्णनात्मक प्रश्न सभी खंड कीजिए, मतलब जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4+√2 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए 4+√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट मानते हैं, तो लिखेंगे माना 4+√2 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए समझते हुए चलना है आपको। जब ये परिमेय इसको हम मान ही लिए हैं तो √2 इक्वल टू इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, Q≠0। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4+√2 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पर √2 को केवल रहने देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इधर चेंज करेंगे, तो लिखेंगे √2 इक्वल टू P/Q -4। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, कैसे लिखना है आइए समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से P/Q तथा 4 एक पूर्णांक है और P/Q -4 एक 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 परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है, जब ये इसके बराबर में ये भी लिखा है, तो यहाँ पर ये भी होगा एक परिमेय संख्या। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु आप जानते हैं कि ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 4+√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इतना आपने सॉल्व कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपने 1 नंबर में सॉल्व किया, आप देख पा रहे हैं यही क्वेश्चन 2 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फ्रेंड्स 100% श्योर है आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और यहाँ पर इसको थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर कोसेक थीटा मतलब लाल, तो यहाँ पर देखिए लाल बटे का ये क्या होता है, कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब ये कर्ण बटे, ये क्या दिया गया है, कर्ण बटे में लंब दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है। ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर इस भुजा को यदि हम ज्ञात करना चाहेंगे तो ABC, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है 12 होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करेंगे BC को ज्ञात करने के लिए तो 12 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कॉट थीटा को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार टेन थीटा का होता है, आधार बटे लंब कॉट थीटा का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे में लंब, इसी को पलट दीजिए अपोजिट का देखना हो तो। ठीक है ना। जैसे कि ये लंब बटे आधार टेन का है तो ये टेन का अपोजिट कॉट थीटा है, तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर आधार क्या है 12 है,
लंब कितना है 5 है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन आपका मतलब जो भी है आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। मतलब त्रिज्या ये है और कोण ये है। तो हमसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा है, सी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो चाप की लंबाई याद किए थे वो यहाँ पर 2 पाई आर था, ध्यान देना कहीं ये मत समझना कि वही फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं थीटा कितना है यहाँ पर 30 है और आर यहाँ पर दिया गया है जो 14 cm है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू को इसी में रख देना है। थीटा यहाँ पर लिखेंगे 30 बटे में 360 इंटू 22 बटे में 7 इंटू आर कितना है 2 है, मतलब 2 बार है 14, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 दूना 6, ये हो गया। 7 दूनी 14, 2 से ये 6 बार में, ये हो गया। 2 से 3 बार में, 2 से 11। अब इसको आप चाहें तो गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 140 और यहाँ पर 154 बटे में 3 CM स्क्वायर। इसको आपको लिखना नहीं भूलना है, नहीं 2 नंबर का आंसर यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसको न लिखने के कारण फ्रेंड यहाँ पर आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जल्दी में कोई क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, एक बार उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करना है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम नोट कर लिए हैं, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता को हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिए, इसमें इसको जोड़ते जाइए 13 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़िए तो 20 10 30 33 हो जाएगा, 33 10 43 5 48 हो जाएगा, 48 7 55 हो जाएगा और 55 5 60। जो यहाँ पर ये आया है यही हमारा यन होता है। तो यन बराबर 60 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 है तो यहाँ पर देखिए ये 33 है, तो इससे छोटा ये 30 आया ना, ये 33 है तो इससे छोटा लेंगे तो वो CF होगा और इधर आएंगे तो इससे एक नीचे यहाँ पर ये F हो जाएगा, ये हमारा यल है। दोनों का डिफरेंस 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा जो कि एच हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे CF इक्वल टू 13 और यहाँ पर F इक्वल टू 20, यल इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा और एच इक्वल टू 10 हो जाएगा। एच कैसे निकालेंगे 30 में से 20 को माइनस करके। तो यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू एच, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यल यहाँ पर कितना है 20 है प्लस n/2 कितना है 30 माइनस CF यहाँ पर कितना है 13 बट्टे में F यहाँ पर कितना है F 20 है इंटू एच यहाँ पर 10 है। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स 30 में से 10 जाएगा तो 20 और ये 17 मतलब कि 170 बटे में 20, इधर इससे गुणा कर दिए तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर 20 प्लस 17/2 मतलब कि 8.5 हो जाएगा। 20 8 28, 28.5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना 28.5। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ई नंबर क्वेश्चन में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ई है तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे कुछ इस टाइप से बना लेना है, -5, 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा -1, 3, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब x1 x2 y1 y2 है क्या, तो यहाँ पर ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 माइनस x2 यहाँ पर कितना है -1 है और फार्मूले का तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस y1 यहाँ पर कितना है 7 माइनस y2 यहाँ पर कितना है 3 है।
इसको यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो ए बी इक्वल टू -5 में से 1 जाएगा तो 4, -4 लिख दीजिए, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, देखिए 16 इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक है ना। बस इसी टाइप से सॉल्व करना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 2 नंबर में। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार हर एक सेट में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर 10, 3, ये हो गया। इनके बीच की दूरी जो अभी हम ज्ञात किए, इसमें पहले से ही दे दिया गया है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बस हमें कुछ भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हम ज्ञात करते हैं उसी को फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। ए बी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हमारा आया था, तो वही यहाँ पर ये पहले से दे दिया गया है। तो 10 इक्वल टू रूट x1 माइनस x2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 है, -10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? जहाँ ना समझ में आया डाउट हो कमेंट कर कर पूछ लेना। तो यहाँ पर देखिए ये रूट है, यहाँ पर इसको रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, जब वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, मतलब -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। प्लस y, इसको सॉल्व करेंगे तो y -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको इधर लेकर आइए तो 100 माइनस 64 इक्वल टू y -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू y -3, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, तो यहाँ पर y -3 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लेंगे तो 6 इक्वल टू y -3, ये इधर आएगा तो 6 प्लस 3 इक्वल टू y, कुल मिलाकर y इक्वल टू 9 आया है। अब यहाँ पर एक बार इसको माइनस में लेते हैं तो -6, ये इधर आएगा तो +3 इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर -3 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y का क्या मान आया है, y का मान एक -3 आया है और दूसरा यहाँ पर 9 आया है, जो कि यही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें फ्रेंड्स आपसे कह रहा है दूसरे में कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से जो आपको आ रहा हो उसमें से 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है तो 6 क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला जो कि 4 नंबर का है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक -3 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले, जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है उसे x के स्थान पर रख देना और बराबर 0 कर देना, तो यहाँ पर p का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्य क्या है, यहाँ पर -3 है, तो p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही हम x बराबर -3 रखेंगे, जो शून्य कह रहा था ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, सॉरी फ्रेंड्स x बराबर -3 है तो 1 क्यों रख रहे हो, -3। ठीक है ना। तो यहाँ पर p -1 और यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस p -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आया। अब यहाँ पर देखिए p -1 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। 9p -9 -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6p इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -1, इधर जाएगा तो +9। ठीक है। 6p इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो 8, 2 3 6, 2 चौक 8, तो p इक्वल टू 4/8
3 मिल जाएगा। तो ये क्या आया है, तो यही पी तो हमें ज्ञात करना था, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है। तो चलिए बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये दिया गया है समीकरण, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं, तो a1 इक्वल टू 4 मिलता है, b1 इक्वल टू p मिलेगा और यहाँ पर c1 इक्वल टू 8 मिलेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a2 इक्वल टू 2 मिलेगा और b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू, ये देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या गलत तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो a1 अपान अद्वितीय हल होने के लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a1 अपान a2, तो यहाँ पर देखिए a1 अपान a2 मतलब कि 4/2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है b1 अपान b2 मतलब कि p अपान b2 कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आना चाहिए ये आप समझ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर p का मान 4 हो जाता है, जैसे इससे ये कैंसिल, तो p बराबर यदि यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर ना हो इसके लिए फ्रेंड्स p बराबर 4 नहीं होना चाहिए, तो p बराबर 4 के अतिरिक्त अतिरिक्त मतलब कोई भी संख्या हो जाए लेकिन p बराबर 4, केवल 4 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, और कोई p का मान 4 ना हो, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, तब क्या होगा फ्रेंड्स, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है पढ़कर, तो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु B स्थित है, ठीक है ना, और यहाँ पर इस B बिंदु से यहाँ तक मिलाया गया है, और इसी बिंदु से BA या फिर AB और BC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर झुकाव है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो दिया गया उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है, केंद्र का एक वृत्त है, ये हो गया। यहाँ पर ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिद्ध जो करना है उसको लिख देते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ए बी ओ, देखिए ए बी ओ और सी बी ओ, तो बराबर एंगल सी बी ओ, इसको हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुज को लेना पड़ेगा, कि ये एक ये। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, तो इसको हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 90 और ये भी 90, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल सी, तो यहाँ पर क्यू बराबर है 90 है, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, इस वाले त्रिभुज में भी ओ बी है और इस वाले त्रिभुज में भी ओ बी है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ, इतना समझ में आया। ओ ए बराबर ओ सी, क्यों बराबर है, त्रिज्या है, ठीक है ना, रीजन आपको लिखना पड़ेगा त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी बी के। जब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भाग सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल
CBO के, तो यहाँ पर लिख देंगे CPCT, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक पेज से भी कम। देखिए यहाँ पर पूरा ये खाली है, मतलब कैसे ये सॉल्व हो गया है। केवल सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ईजी होते हैं, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बस। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। आप देखिए, वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लिए रहिए और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। हो गया, कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपके पास जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट है गणित, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो फेल नहीं होना है, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखने से थोड़ी सॉल्व होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी। उसमें का जो रूल है वो याद होगा, फार्मूला है वो याद होगा, कैलकुलेशन करना आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, यही सब इसमें रहता है। तो यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर चलिए इसको एक बार और पढ़ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए फिगर बनाते हैं और समझते हैं इसमें कह क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो दिया गया है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC है। तो यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर BC, ये हो गया। अब यहाँ पर AD बराबर BD ये भी दिया गया है, AD बराबर BD ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है कि AE बराबर EC है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AE बराबर EC। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो हम कह सकते हैं कि AD बटे में BD बराबर है AE बटे में EC के। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ से आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि AD बराबर BD है, तो यहाँ पर हम AD या BD, मतलब कि BD के स्थान पर हम AD रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AE बटे में EC। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 1 आएगा। तो AE बटे में EC, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो EC बराबर AE। तो यहाँ पर देखिए AE बराबर EC, यही तो हमें प्रूव करना था, AE बराबर EC। तो यहाँ पर देखिए प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है ना। तो बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था, छोटा क्वेश्चन था, इतने में ही सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर डी नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपने माध्यिका ज्ञात किया, यहाँ पर माध्य ज्ञात किए हैं। तो हम आपको कहना का चाहते हैं यहाँ पर कि आप माध्य माध्यिका बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए। आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, 4-5 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हम आपको बताएं कि माध्य माध्यिका बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स इसको हम ज्ञात करते हैं, इसमें माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो आपको एक्साई दिख रहा है ये वर्ग चिन्ह होता है। तो यहाँ से इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसका आधा कर कर यहाँ पर लिख देंगे। 100, 200, 250, 250 का आधा मतलब 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कितने का गैप है, 20, यहाँ पर 10, 30, मतलब 10 इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 जोड़ते जाएंगे। 125, 10, 135, 135, 10, 145, 10, 155, 10, 165, ये हो जाएगा। अब इसको आपको गुणा कर देना है फाइव एक्स आई, 125 दूना 250, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 का 0, 8 त्रिक 24, 4 28 का 8, 1 मिनट का मिस्टेक हुआ है क्या, 8 पंच 40 का 0, 8 त्रिक 24, 4 28 का 8 हासिल आया 2, तो 8 का 8, 8 दूना, यहाँ पर 8 एक नंबर 8, 8 2 10 हो जाएगा 1080। ठीक है ना। 12 पंचे 60 का 0 हो जाएगा, हासिल आया 6, 12 चौको 48, 6 54 का 4 हो जाएगा, 54 का 4, और हासिल आया यहाँ पर 5, तो 12 का 12 5 17,
ये हो गया। सावधानी से इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स, कहीं पर अगर मिस्टेक कर देते हैं तो पूरा यहाँ पे जितना सॉल्व किए आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। 4 नंबर है तो 2 नंबर मिलेगा। भाई हमें 2 नंबर नहीं लेना, हमें पूरे नंबर चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है तो पूरा नंबर चाहिए ना, कहीं मिस्टेक ना होने पाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दोबारा इसको गुणा कर कर चेक कर लेना। जोड़ रहे हैं तो जोड़ कर चेक कर लेना, मतलब चेक कर लेना कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे यहाँ पर तो 155 यहाँ पर कितना हो जाएगा 310, 310 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 8 पंचे 40 का जीरो, 8 छंग 48, 2 50, 2 52 का 2 हासिल आया 5, तो 8 कम 8 पाँच 13, ये हो गया। ठीक है ना, इतना आया। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 7490, इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7490 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ कर दिखाते हैं, जीरो हो जाएगा। 8 5 13 4 17 2 19 का 9 हासिल आया 1 2 1 3 3 7 10 1 11 3 14 का 4 हासिल आया 1 1 2 3 3 6 1 7, देखिए इतना ही आया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई इक्वल टू 74 90 बटे में 50। इससे ये कैंसिल, 5 से भाग करेंगे तो 5 एक 5, यहाँ पर 24, तो 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, मतलब कि 4 9 5 9 45, 45 4.05 8 40। आप इसको भाग दे लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से इसमें भाग करेंगे ना तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एफ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना मत, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फ्री का नंबर देता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो काली हो। बस यही पूछ रहे हैं ना कि वह गेंद काली हो और लाल हो। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए हैं और लाल गेंद की संख्या कितना है 3 और काली गेंद की संख्या कितना है 5 है। बस यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या, केवल इसमें आपको लिखना ही है बस, और कुछ नहीं है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर काली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, ये हो गया। जैसे ही आपने इसको पूरा लिख लिया है, अब यहाँ पर निकाल लीजिए कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना है 3 + 5 = 8। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुल गेंद निकाले हैं, कितना है 8 है, बटे में लिख दीजिए। लाल गेंद यहाँ पर कितना है 3 है, ऊपर लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। अब यहाँ पर काली गेंद आने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बटे में 8 लिखेंगे, कुल गेंद, काली गेंद कितना है 5 है, ये हो गया। और मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लाल गेंद ना आने की तो 3 को छोड़कर 5 को ऊपर लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए काली गेंद ना आने की प्रायिकता, तो काली गेंद को छोड़कर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, 4 नंबर आपको इसी टाइप से मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं हुआ है। जो यहाँ पर लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, एक स्टेप और आप बढ़ा कर दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। इतना भी लिख देंगे आपको प्रॉपर तरीके से आंसर 2 नंबर ये 2 नंबर ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से फ्रेंड्स जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक कि आपको 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, तो सभी 6 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए हैं। क्यों कंप्लीट किए, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हम 5 सॉल्व करा देते हैं, जो एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे वही एग्जाम में आएगा, तब आप क्या करेंगे, इसीलिए फ्रेंड्स नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे एक एक कर कर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड
इसमें क्या होता है, जैसे तीसरे में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, अथवा में है, तो दो में से कोई एक को आपको सॉल्व करना है, हम आपको दोनों बताएंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और सभी पदों का योग 400 है। पदों की संख्या एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n पूछ रहा है, सार्वंतर मतलब d पूछ रहा है आपसे। तो जो दिया गया है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ये हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है और यहाँ पर जो भी पॉइंट इसमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया उसे लिखिए, जो पूछ रहा है आपसे उसको लिखना है। a बराबर 5 दिया गया है पहला पद, और अंतिम पद भी दिया गया है 45, और कह रहा है कि इन पदों का योगफल भी दिया गया है 400। ये है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है और यहाँ पर d ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, n पदों का योगफल 400 दिया गया है, प्रथम पद भी ज्ञात है, अंतिम पद भी ज्ञात है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर यहाँ पर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ठीक है ना, एक दूसरा फार्मूला होता है जब हमें अंतिम पद न ज्ञात हो और सार्वंतर दिया हो। कौन सा है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। यही फार्मूला है, तो इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं। एस एन यहाँ पर दिया गया है 400, n/2 n ही तो नहीं ज्ञात है, बट्टे में 2, a यहाँ पर कितना है 5 है, प्लस l कितना है 45 है। ये हो गया। देखिए इसको इधर हम गुणा करेंगे तो 400 गुणे 2 करेंगे तो 800 आएगा, इक्वल टू 45 5 50 को n से गुणा करेंगे तो 50 n हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 800 ये बट्टे में आएगा तो 50, इससे ये कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो 16, तो n बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम d कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दिया गया है यल, यहाँ पर देखिए यल, ये जो अंतिम पद दिया गया है इसे हम इस टाइप से भी ज्ञात कहते हैं कि ये एनवा पद दिया गया है। ठीक है ना, तो एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला a प्लस n-1 ब्रैकेट में d होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद कितना है 45, मतलब कि अगर देखें तो ये कौन सा पद है आपका, तो आप कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर अंतिम पद 45 दिया गया है, अंतिम पद क्या है 45 है, और यहाँ पर n पदों का योगफल 400 दिया गया है, तो यहाँ से nवा पद क्या है, तो ये फ्रेंड्स अंतिम पद को हम nवा पद भी कहते हैं। कितना है 45 है, तो nवा पद कितना है यहाँ पर 45 है, इक्वल टू a यहाँ पर कितना है 5 है प्रथम पद, प्लस यहाँ पर n कितना है 16 माइनस 1, ये हो गया। d यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा तो 45 माइनस 5 इसको 16 में से 1 जाएगा तो 15d, ये 45 में से 5 जाएगा तो 40 बटे में 15 इक्वल टू d, 5×8 = 40, 5×3 = 15, तो यहाँ पर d इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो हमें n ज्ञात करना था और d ज्ञात करना था, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अंतिम पद को nवा पद भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन हमें अथवा भी तो सॉल्व करना है, तो चलिए हम अथवा सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको एक ही सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 70 नंबर का पेपर है तो कोई भी क्या टीचर कॉपी जो चेक करेगा 100 नंबर तो आपको देगा नहीं, तो फालतू की मेहनत आपको नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करिए, जो ना आ रहा है उसको भी सॉल्व करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, जितने भी स्टेप आप लिखेंगे उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अथवा इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स दो क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो ये 3-3 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो एक बार इसको नोट करते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं नोट करके।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कह रहा है ए में समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करने का मतलब यही हुआ कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर मतलब कि कुल मिलाकर वाई यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी अगर 3 हो जाए तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, यहाँ पर 1 मिनट, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको नोट करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण ये आपका 3 बन गया और यहाँ पर ये 2 बन गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5, 5x इक्वल टू 15 4 19। तो x बराबर 19/5 ये आया। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 19/5 माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। 38/5 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 38/5। तो यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू 5 चौक 20 माइनस 38/5, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए -3y इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 10 30 18/5 माइनस, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 छंग 18। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला है, 6/5 और x इक्वल टू 19/5। इतना सॉल्व करने के बाद आपको 3 नंबर मिलेगा और बाकी का यहाँ पर जो b सॉल्व करेंगे उसमें भी 3 नंबर आपको मिलेगा। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं b को भी, b नंबर को नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और इसको लिखेंगे तो 2 से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि सब में गुणा होगा। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको और इसको, दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से 7, 7x इक्वल टू 10 4 14, इससे ये कैंसिल 2 बार में। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। क्या आया है, x बराबर 2 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x बराबर 2, तो 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर 1 और x बराबर 2। यही आपका फाइनल आंसर है। तीसरे का भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है। जो ठोस है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, शंकु की त्रिज्या पहले बोला गया है और ऊंचाई बाद में, मतलब कि r/h या r/h हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आई होप आप पढ़ लिए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पढ़कर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है किसके, शंकु के वक्रपृष्ठ का। शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों बराबर हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला 2πr² होता है और यहाँ पर शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला
पाई आर यल होता है, ठीक है ना। एक समान त्रिज्या है, मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो पहले हम पाई से पाई को हटाते हैं और आर से आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो 2r इक्वल टू यल बचा। क्या बचा है, 2r इक्वल टू यल। हमें यहाँ पर आर रेशियो यच देखना है, तो यहाँ पर आपको आर तो मिल गया लेकिन यच कहीं मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2r इक्वल टू यल। कैसे ज्ञात होगा, तो यल हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से ज्ञात होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये शंकु है, ये शंकु है, तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, यहाँ पर ये समकोण बनता है। तो यल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये जो है आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करके रूट लगाते हैं, ठीक है ना। वही ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं इसमें, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये इतना आया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो कुछ हमें लाना है उसे आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2r इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर 4r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स ये रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम है। तो फ्रेंड्स आपको बिलीव नहीं होगा, हम 2 से 3 दिन से सही से सो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को यह कंटेंट प्रोवाइड करना है। मतलब कि 4 जो आप फ्रेंड्स वीडियो 1 से 1.5 घंटे में देख लेते हैं, उसके पीछे की फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर आप देखते हैं, वीडियो को पॉज़ करते हैं और नोट कर तब हम आपको दिखाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देखें उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो कंटेंट तैयार करना, उसको आप लोगों को बताना, उसके बाद अपलोड करना, एडिट करना, मतलब सब कुछ उसमें करना पड़ता है। ये मत सोचा करिए कि आप जो देख रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में ये केवल इतना ही टाइम लगा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसमें से ये जाएगा तो 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको याद होगा कि आर रेशियो एच ज्ञात करना है, मतलब कि आर बट्टे में एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 1 है बट्टे में 3, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर अपान एच का स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ये हो गया। आर बाई एच अगर हमें ज्ञात ही करना है तो रूट स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चेंज हो गया, तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आर रेशियो एच इक्वल टू 1/√3, मतलब दोनों का अनुपात यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो अब हम इसका अथवा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिनट देखिए, जो बेलन है कैसा है, ठोस है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेलन है जो कि ठोस है, इसी के अंदर से इतना शंक्वाकार खोल को काट कर निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर इतना ये क्या है, खाली खाली बचा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, एच इक्वल टू 2.4 cm और डी मतलब व्यास दिया गया है 1.4 cm। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें से खोल को काट कर निकाल लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई माइनस नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो मतलब बाहर बाहर का, जैसे आप कुछ ऐसे लेकर देखिए, 1 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। अरे जैसे आप यहाँ पर देखिए पेन से ही देख लीजिए, ये पेन है ना, ये आप इसको बेलन मानकर चलिए, इसके यहाँ पर अंदर से ये ठोस है उससे मतलब नहीं है, बाहर का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
टू पाई आर एच होता है, ठीक है ना। बेलन कैसा है, यहाँ पर ठोस है, मतलब कि इसका आधार यहाँ पर वृत्ताकार होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये जो शंकु इसमें से काट कर निकाला गया है, इतना यहाँ पर खाली भाग बच गया होगा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यल को ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यच तो ज्ञात है, डी मतलब त्रिज्या ज्ञात है। यल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, साइड में हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहीं पर देखिए, यहाँ पर d इक्वल टू 1.4 दिया गया है, इसको r में चेंज करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। यल ज्ञात करने का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया। तो यल इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यल इक्वल टू 0.49 प्लस 5.76। एल इक्वल टू देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। 24 का स्क्वायर 576 होता है, पॉइंट है तो 2 स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 625 और यहाँ पर पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसको हटाइए अब, तो यहाँ पर 25 होता है, तो एक स्थान पर पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। तो यल कितना आया है, 2.5 आया है। तो यहाँ से हम पाई और आर को कॉमन लेते हैं, तो 2h प्लस पाई आर को कॉमन लेंगे तो आर प्लस यहाँ पर यल बचेगा। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू को रख दीजिए 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 मतलब कि 7/10, 2 इंटू एच कितना है यहाँ पर 24/10 प्लस आर कितना है 7/10 प्लस यहाँ पर कितना है ये 25/10। बस इतना आपको समझना है कि इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 22/10 बचेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24×2 = 48। देखिए सब में ये सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस 25/10, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 22 गुणे, इसको सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 4 2 6 मतलब 60 68 68 2 70 5 75 5 80, 80 में यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और ये 10, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17 पॉइंट है तो यहाँ पर लगा देंगे, तो 17.6 आया है। इसे अगर हमें लगभग में देखना हो तो ये 18 cm स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा और सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इसमें ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को, ना समझ में आए वीडियो को पॉज करिए, 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक ना समझ में आए आपको पढ़ते रहना है उसको, ठीक है ना। 2 से 3 बार पढ़ने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। रुक रुक कर पढ़ा करिए, यहाँ तक पढ़िए उसके बाद आगे ऐसे ऐसे पढ़ा करिए। तो यहाँ पर लिखा है, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन को, अब देखिए पी क्यू के शीर्ष क्यू, यानी कि हमें क्यू को हर हाल में शीर्ष में दिखाना है, क्यू को नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 है, कह रहा है बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 है। टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। हम समझ सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ भी सही से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन को पढ़कर बताएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिगर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बना लिए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। देखिए कह रहा था इसमें, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष, यहाँ पर ये शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। कह रहा है बिंदु यक्ष से 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु जो वाई है, तो कह रहा है वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 है। तो कह रहा है टावर पी क्यू, ये टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना है और पी एक्स को ज्ञात करना है। ये ऊंचाई अभी हम मान लेते हैं यच है, ठीक है ना, यच है, और ये पी एक्स ज्ञात करना है। तो बस हमें कुछ भी नहीं लिखना है, लिखना यहाँ पर दिया है, जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए आपको लिख लेना है। क्या दिएगा, एंगल यहाँ पर पी एक्स, इसको हम कुछ और मान लेते हैं,
पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल यहाँ पर क्यू वाई आर इक्वल टू 45, एंगल क्यू एक्स पी इक्वल टू 60 दिया गया है, और यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 40 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई मतलब कि एच, और यहाँ पर पी एक्स, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। दो कोण दिए गए हैं, दो त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी एक्स क्यू में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है एच है, आधार यहाँ पर कितना है पी एक्स है, तो इक्वल टू tan 60 का मान √3 इक्वल टू एच अपॉन पी एक्स। तो यहाँ पर देखिए √3 पी एक्स इक्वल टू एच, समीकरण 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं 40 ये है तो 40 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक्स वाई इक्वल टू पी आर, यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज ये वाला ले लीजिए आर वाई क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आर वाई क्यू में tan 45 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है क्यू आर, आधार यहाँ पर कितना है वाई आर मतलब कि पी एक्स। देखिए वाई आर जो होगा ये पी एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आर पी और एक्स वाई ये दोनों बराबर हैं। तो tan 45 का मान कितना है 1 इक्वल टू क्यू आर बट्टे में वाई आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं पी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्यू आर, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि पी एक्स जो है हमें ज्ञात करना है और क्यू आर तो हमें ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर ये जो 40 दिया गया है इसका हमें कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्यू आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्यू आर आया था ना यहाँ पर, तो क्यू आर के स्थान पर पूरे यच में से अगर हम इसको पी आर को माइनस कर देते हैं तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो क्यू आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एच माइनस पी आर, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू एच माइनस पी आर कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे एच इक्वल टू पी एक्स प्लस 40। समझ में आया। तो यहाँ पर एच बराबर ये है और एच बराबर ये है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर h बराबर ये है और h बराबर ये, तो h के स्थान पर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर √3 पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर इसको लिख देते हैं पी एक्स प्लस 40, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको एक तरफ कर लीजिए, तो √3 पी एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू 40। तो यहाँ पर पी एक्स √3 माइनस 1 इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो इतना आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पी एक्स ज्ञात करना है तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 40 बटे में √3 माइनस 1, परिमेकरण कर दीजिए √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए 40 √3 प्लस 1 बटे में, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल, तो 20, ठीक है ना। आगे कितना आंसर आएगा पी एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 मीटर। दूरी यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पी एक्स का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर है h इक्वल टू √3 पी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे h इक्वल टू √3 पी एक्स, यहाँ पर कितना है 20, और यहाँ पर 1 मिनट ऐसे है, तो 20 √3 प्लस 1, ठीक है ना। ये इस टाइप से है। तो यहाँ पर लिखेंगे h इक्वल टू 20 √3 प्लस 1, ये इतना हो गया।
तो एच इक्वल टू इससे गुणा करेंगे तो 20 × 3 मतलब 60 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट इसको मैं ऐसे ना सॉल्व कर रूट 3 को अंदर भेजते हैं तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा और रूट 3 अंदर आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये रूट 3 तो मतलब कि रूट 3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें पी एक्स कितना मिला है, 20√3 + 1 मीटर और यहाँ पर एच हमें ज्ञात करना था तो 20√3 + 3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अथवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा, ये हो गया, ठीक है ना। तो अथवा यहाँ पर क्या दिया गया है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके पहले भी वही सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर भी उसी चैप्टर से दिया गया है। तो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। मान लेते हैं ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई, यहाँ पर ये समुद्र है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर मान लेते हैं एच है। एक जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये 30 है और यहाँ पर ये 45 है, ठीक है ना। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, 50 है। बस इतना ही दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर ABCD हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AB। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, चित्रानुसार देखेंगे तो एंगल ACB इक्वल टू यहाँ पर 45, एंगल ADB इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर AB बराबर एच, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, दो त्रिभुज लेंगे ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 45 इक्वल टू लंब मतलब एच, आधार मतलब BC है। तो यहाँ पर 10 45 का मान 1 होता है इक्वल टू H/BC। तो कुल मिलाकर H बराबर BC मिल गया। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ADB। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि H, आधार क्या हो जाएगा 50 + BC, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू H/50 + BC। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए BC बराबर H समीकरण 1 से मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू H/50 + BC के स्थान पर H लिख सकते हैं, इसको गुणा कर दीजिए तो प्लस 50 + H इक्वल टू √3H। अब H को एक तरफ कर लीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 इक्वल टू √3H माइनस H, ये इतना हुआ। तो 50 इक्वल टू H को कॉमन लेंगे तो √3 - 1, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो H इक्वल टू 50/√3 - 1, इसको हम परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 + 1 इक्वल टू 50√3 + 1 बटे में a + b a - b का होल मतलब a + b a - b है तो a स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर तो 3 - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे H इक्वल टू 50√3 + 1 बटे में 2, इससे ये कैंसिल तो 25 इक्वल टू 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब कि समुद्र तल से जो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है वो 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरे सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट सेट हम आपको दिए हैं जो कि 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल एक और सेट बचा है, सेट नंबर 7,
उसे भी हम सॉल्व करा देंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, या तो वहाँ वीडियो मिल जाएगा, या जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट सेट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसी से उठाया जाता है क्वेश्चन को। यदि जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से सॉल्व किए रहते हैं उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो जितना भी पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं एक बार प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ऐसे देख लेना कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया गया है, अगर ज़्यादा टाइम ना हो तब, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।